आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात करते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुए समझौते की। आखिरकार ये समझौता हो गया और सीटों की डील हो गई। आज दोनों दलों ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अलायंस का ऐलान कर दिया। 5 राज्यों में दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में नहीं लड़ेंगे। पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, बाकी जगहों पर एक साथ लड़ेंगे। इसलिए पंजाब में होगी फ्रेंडली फाइट। मुकुल वासनिक कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बताया कि आप और कांग्रेस के बीच कहां पर कितनी सीटों को लेकर के समझौता हुआ। आप देखिए, फिर हम बात करते हैं। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। अब देखिए, समझौता हो गया। मुकुल वासनिक ने आपको बता ही दिया। तो मोटे तौर पर दिल्ली में और गुजरात में, और एक सीट आप हरियाणा की देख लीजिए, तो यहां पर जो है वो समझौता हुआ है। बाकी चंडीगढ़, गोवा ये छोड़ दिया है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लिए। और पंजाब में दोनों लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, जैसा हमने आपको बताया। उसकी बड़ी वजह यह है कि वहां पर बीजेपी का वोट कम है उनको, इसलिए उन दोनों को कोई खतरा लगता नहीं। उनको लगता है कि ये लड़ेंगे तो सीटें हम में ही बंटनी है, इसमें बीजेपी कहीं प्ले में है नहीं। अब जरा हम पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। इस सवाल यह है कि जो अलायंस हुआ, इसके बावजूद क्या दिल्ली में 14 और 19 में जो नतीजा आया था, 7 की 7 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, क्या वो तस्वीर बदल सकती है? अब मुश्किल यह इसीलिए लगता है क्योंकि 2019 में बीजेपी का वो जो एवरेज वोट है वो 56% है। दिल्ली में 56% वोट, न्यूनतम 53%, मैक्सिमम 60% वोट मिला था दिल्ली की इन 7 सीटों पर। अगर ऐसा ही माहौल है तो फिर तो आप इसमें एक आधा कोई और निर्दलीय भी जोड़ लीजिए। कोई छोटी पार्टी चुनाव लड़ती हो तो उसको भी जोड़ लीजिए, बसपा जैसी, तो भी इसके आसपास नहीं पहुंच सकती। तो गठबंधन हो भी जाए तो कोई असर उसका दिखाई नहीं देने वाला। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि जब दिल्ली की हम बात करते हैं तो एक तो दिल्ली का कोई अपना कोई अलग सा कैरेक्टर नहीं है। मतलब देश के दूसरे राज्यों में जब आप बात करते हैं तो कहेंगे कि ये जाति, ये वाला इलाका। यहाँ आप कोशिश कर सकते हैं कि भाई पंजाबी खत्री कितने हैं, जाट कितने हैं, गुजर कितने हैं, पूर्वांचली कितने हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं दिल्ली का। दिल्ली इस देश में जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि जनसंघ से हम कह रहे हैं इसलिए वो दोनों एक ही हैं, उनका गढ़ रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उस वक्त भी काम था। क्यों? क्योंकि ढेर सारे कारोबारी थे, जिसमें प्रवासी भी थे, बहुत से लोग थे जो दूसरे तरफ से, सीमा से, पंजाब की तरफ से इधर आए थे। तो उन सब का यह मानना था कि भाई हमारा कारोबार, हमारी चीजें सुरक्षित रहे, बेसिक जो चीज है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो 2014 का चुनाव था उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर दोनों मिलकर लड़ जाते तो 3 सीटें ऐसी थी जहां एकदम से खेल वो बदल जाता। लेकिन 19 आते क्या हो गया? 19 आते कोई सीट नहीं है, यानी 53 से 60% ये हुआ 7 सीट पर भाजपा का। दोनों जोड़ दें तो 40, 41, 42 इतने प्रतिशत पर आते हैं। और उसके आगे क्या है? G20 यहां हुआ, प्रगति मैदान किस तरह से बदला, उसकी लोगों ने सूरत शकल कैसे बदलते देखी। समर वॉर मेमोरियल यहां बदलता दिखा, राजपथ कर्तव्य पथ में यहां बदलता दिखा, संसद नई यहां बनती दिखी। और पूरी दिल्ली को अगर देखें तो जो नरेंद्र मोदी का मॉडल दिखता है वो यहां उनको दिखता। और अगर आप ध्यान से देखें, केजरीवाल तक कहते थे ऊपर वाली दिल्ली में मोदी,
नीचे वाली में केजरीवाल, उनको भी पता था मोदी जी से लड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और मेरा तो ये मानना है कि केजरीवाल वाला कुछ वोटर वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट करेगा, ज्यादा बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी मैं फिर वही आपको याद दिलाऊंगा, आप कहेंगे कि फिर आप बार बार उनकी इतनी बात क्यों करते हैं। भाई इसी दिल्ली में राहुल गांधी बड़े ही बने थे, कुली बने थे, मोटर मैकेनिक बने थे, वो भी तो घूमे दिल्ली दिल्ली। नहीं, दिल्ली के लोग क्या उस तरह की किसी चीज में फंस सकते हैं क्या? ये अगर फंसते होते तो 7-0 ना होता ना भाई। और आप सोचिए ना, 4% पर कांग्रेस पार्टी चली गई थी, 4% मत मिले थे उसको। आप जरा विधानसभा में आप सोचिए जरा, सब कुछ तो जिसको कहते हैं ना कि वो तो खैर भक्ति भाव में लोग कहते हैं, लेकिन ये तो कांग्रेस उस भाव में आ गई थी, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मोर। तो अगर उस अंदाज में आ गई तो कहां जाएगी? दोनों मिलकर भी वहीं के वहीं खड़े दिख रहे हैं, बल्कि नीचे जाते। ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन विजय जी इसमें कांग्रेस ने आप ही मुझे अभी बता रहे थे कि 5 सीटों पर लीड कर रही थी, मतलब दूसरे नंबर पर थी 2019 में। तो इस कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बड़ी पार्टी कैसे मान लिया? 4 सीट उसको दे दी, 3 खुद लड़ रही है। देखिए, एक तो मुकुल वासनिक साहब की यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी हो तो मुझे ये गठबंधन और समझौता नहीं समझ में आता। यदि 26 सीटों का गुजरात हो, उसमें से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही हो, 24 पे कांग्रेस लड़ रही हो, तो क्या वोट ट्रांसफर होगा, क्या समझौता होगा? मतलब वो तो अलग अलग हुआ ना, इसमें कोई खास बात नहीं है। कांग्रेस गोवा में 2 सीटों पर लड़ रही है, चंडीगढ़ की 1 सीट लड़ रही है, पंजाब में फ्रेंडली फाइट है, वो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गठबंधन या वोट ट्रांसफर कहाँ हो रहा है इसमें, पहली बात। दिल्ली को लें तो दिल्ली में 5 सीटों पर 2019 में कांग्रेस नंबर 2 पर रही, लेकिन वो 5 गठबंधन के 5 राज्यों में जो गठबंधन किया उस वजह से ये ऐसा किया। हाँ, लेकिन यदि हम केवल इलेक्शंस को मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे फिर तो कभी सरकारें बदलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी सरकार रहती है हमेशा उसका वोट परसेंटेज ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर यदि गठबंधन हुआ है तो क्या वो गठबंधन जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोकल एमपीज की एंटी इनकम्बेंसी है उसको तोड़ सकता है क्या? क्योंकि होता कि भाई अकेले आम आदमी पार्टी लड़ रही है तो वो नहीं होता, कांग्रेस अकेले लड़ रही होती तो नहीं होता, लेकिन वो दोनों मिलकर क्या जो कमजोर सीटें आज हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी की, कुछ हो गई होंगी, एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदल रहे हैं। तो उम्मीदवार बदलने की एक बड़ी वजह भी होती है कि लोकल एमपी या लोकल कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो क्या उसको एनालाइज करके ये दोनों मिलकर उस लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं? दूसरा एक ये भी होगा कि दोनों मिलकर लड़ेंगे तो जो वोट परसेंट का जो डिफरेंस आज दिखाई दे रहा है उसमें फर्क आ जाए। फिर तीसरी बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया, ये ठीक है जनसंघ से शुरुआत से रही है, लेकिन एक तो दिल्ली की डेमोग्राफी बदल गई है। 1950 से 2000 तक, उससे बल्कि 1990 तक जो दिल्ली की डेमोग्राफी थी वो पंजाबियत थी। पंजाबी वहाँ पर लीडर होते थे, मदन लाल खुराना होते थे, विजय कुमार मल्होत्रा होते थे, वो कांग्रेस के सज्जन कुमार होते थे, जगदीश शेट्टर होते। लेकिन अब वो है पूरी की पूरी पंजाब वाली डेमोग्राफी बदलकर वो पूर्वांचलियों की डेमोग्राफी हो गई है, एक बड़ा काम। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है तो आप याद कीजिए 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं है, 30 साल से नहीं है। 30 साल बड़ी चीज है। और 15 साल से जिस एमसीडी में बीजेपी थी, तमाम नेताओं की कोशिश के बाद भी वो उनसे सरक गई। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब नहीं, तो मतलब इसको अपसेट, बीजेपी के लिए कोई अपसेट हो सकता है इस बार? अपसेट करने की यदि ताकत हो, शिद्दत हो तो किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं केवल मैथमेटिक्स से इलेक्शंस को नहीं देखना चाहिए। वो ठीक है, लेकिन जब आपने कहा ना कि अगर एमपी की एंटी इनकम्बेंसी हो गई होगी और आप लड़ने वाला, बस मुझे ये मेरा उसमें इतना ही संशय है कि मुझे लगता है कि वो 7 लोगों के चेहरे भी लोगों को याद नहीं होंगे, केवल नरेंद्र मोदी। आसान काम नहीं है, लेकिन एक शिद्दत, एक मौका हो सकता है जिसको केवल हम मैथमेटिक्स के हिसाब से ना देखें। देखिए, राष्ट्रीय परिषद में भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय परिषद 2 दिन की अभी शनिवार और रविवार को हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल होने वाला है, कमल के फूल को देखना है। तो प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि एक स्थानीय जो नेता होता है उसकी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, तो आपको कमल को फूल देकर वोट देखना है। और देखिए, अगर 2 चुनाव, अगर आप लोकसभा के दिल्ली के और 2 विधानसभा चुनाव है, उसका अगर आप वोटिंग देखोगे तो एक तरफा रहा है। लोकसभा में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट गया और विधानसभा में देखोगे तो एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट चला गया पूरा। तो दिल्ली की जनता इस बात को लेकर बहुत क्लियर है, उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है। विधानसभा चुनाव होंगे तो एक तरफा अरविंद केजरीवाल चाहिए उन्हें, और लोकसभा चुनाव होंगे तो एक तरफा प्रधानमंत्री को वोट देना है। आप देखिए, जो केजरीवाल विधानसभा चुनाव के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पहले चुनाव में 2014 के बाद 3 सीटें जीतने देते हैं, वही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 चुनाव सीटें जीत जाती है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 7 चुनाव सीटें जीत जाती है। और पिछला विधानसभा आप देखिए केजरीवाल का, उन्होंने एक तरफा सरकार बना ली। कॉर्पोरेशन में देखिए तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही है, तो आम आदमी पार्टी ने वहां पर कॉर्पोरेशन के अंदर सरकार बना ली है। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जनता इस बात को जानती है कि
लोकसभा में तो प्रधानमंत्री मोदी को वोट करना, और सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे देश का ये मोड़ है कि अगर लोकसभा चुनाव की बात होती है तो प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा नेता कोई नहीं है, सारा वोट प्रधानमंत्री मोदी जो के बात नाम पर विजय जी बनता कह है। रहे थे, आपको वो एमपी की एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं, भूल मुझे जाते नहीं हैं लगता, लोग। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे प्रधानमंत्री मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, उसके लिए वोटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि जहां एंटी इनकम्बेंसी होगी, जहां स्थानीय लेवल पर सांसद ने काम नहीं किया होगा, उसे वहां से हटाना भारतीय जनता पार्टी वो बदल दिया जाएगा, ये बात सही वो है। बदल दिया मैं ये नहीं जाएगा। कह रहा हूं कि ये सीटों का नतीजा बदल हाँ, जाएगा, लेकिन भारतीय एक जनता पार्टी संभावना इस उसकी मामले में बनती ये है। एक फैक्टर हो एक सकता है, फैक्टर जिसको हो आप सकता भुना है, सकते हाँ हैं। बुना सकते हैं। केवल हम ये कहें कि इलेक्शन में केवल उनके पास 55% वोट है, तो कोई भी सरकार होती है उसके पास हमेशा ही ज्यादा वोट होता है किसी दूसरी पार्टी से। लेकिन मैं वो- भरूच की बात करता हूं, आप कुछ जोड़ रहे नहीं, हैं इसमें सिर्फ एक लाइन देखिए, दिल्ली मैंने जो शुरू में कहा ना, इसीलिए मैंने जब दिल्ली को समझना है तो इसका कोई बेसिक कैरेक्टर नहीं है, और जो पंजाबियत से पूर्वांचली की तरफ जा रहे हैं तो ये तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इसीलिए मजबूत हुआ है। दूसरा, दिल्ली में जो सांसद हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं है, ना तो उनकी कोई प्रो इनकम्बेंसी होगी ना एंटी इनकम्बेंसी होगी। वैसे नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी, जो हम लोगों की एक सामान्य जो विश्लेषण की चीज होती है, उसको खत्म कर दिया। और अब सिर्फ उन्हीं के संदर्भ में नहीं, कोई भी सरकार हो, अगर जनता को लगता है कि ये बेहतर कर रही है, जो विपक्षी हैं उनसे बेहतर है, तो उसको चुनते हैं। नवीन पटनायक से लेकर नीतीश कुमार से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हम ये देख रहे हैं। अच्छा, अब ये जरा गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में जो अलायंस हुआ, 2 पर आम आदमी पार्टी और 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। भरूच की सीट मिली है, यानी जो पहले अहमद पटेल साहब की सीट थी, हमने कल भी इसके बारे में बात की थी, वो फाइनली आम आदमी पार्टी को चली गई है। जो उनकी फैमिली थी, उनके बेटा बेटी, उनकी नाराजगी, और उन्होंने खुलकर नाराजगी व्यक्त कर दी थी, कैमरे पर व्यक्त कर दी थी, उसके बावजूद ये सीट चली गई है आम आदमी पार्टी को। दूसरी भावनगर की सीट है। भावनगर में उनके पहले पुराने प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वहां पर उनका एक जनाधार है। भरूच में उनका एक विधायक है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने ये सीट मांगी। अब ये, लेकिन गुजरात में शायद मुझे लगता है दोनों को ये लग रहा होगा कि सीटें कोई बांट लो, लेकिन होना तो वही है जो 2 बार से हो रहा है। ये कह सकते हैं गुजरात मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब कुछ तो गुजरात ही है। अब मैं आपको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय, हाँ, अब तो राष्ट्रीय अब तो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तीनों ही गुजरात से हैं। अच्छा, मैं इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दूं, मैं इस पर हम लोग बात करेंगे। बड़ी खबर आ गई, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है और 6 महीने के अंदर दोबारा इम्तिहान होगा। तो चलिए, अब ये बड़ी खबर आ ही गई है और बहुत जो लाखों प्रत्याशी थे उनके लिए एक बहुत खुशी की खबर है, और ये भी कि नकल करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई उसकी भी जांच कराई जाएगी। लेकिन ये जो पेपर लीक वाला मामला था, पुलिस कांस्टेबल भर्ती वाला, ये यूपी के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था और इसका बहुत बड़ा रोष जो है वो नौजवानों के अंदर था। आप समझिए, लगभग 25-27 लाख कैंडिडेट जो थे वो उन्होंने इसका इम्तिहान दिया था और ये पेपर लीक हो गया। ऐसा ये इन अभ्यर्थियों ने ही शक जाहिर करना शुरू किया बाहर आके कि ये पेपर लीक हो गया है। हमारे तो फोन पर यही सवाल आए थे इम्तिहान से पहले, हमने देखा पर्चे में वही सवाल थे। ऐसे करते 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 जब इसका शिकायतों का एक मोमेंटम बनने लगा, उसके बाद पुलिस ने, योगी सरकार ने इस पर एक जांच भी बैठाई थी और जांच में ये सारे सबूत जो हैं वो उस कमेटी को दिए गए थे। और उसके बाद अब आखिरकार इस निर्णय पर पहुंच गई है यूपी की सरकार कि कुछ धांधली हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, पेपर जो है पर्चा शायद लीक हुआ है। अब कुछ सवाल हुए हैं, कोई सेट हुआ है, पूरा पेपर लीक हो गया था, 1 पारी में हुआ, 2 पारी में हुआ, ये अब मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ पेपर तो कुछ पार्ट ऑफ द एग्जाम वो लीक हो गया था, इसलिए अब ये इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा। ये एक राहत की खबर भी है यूपी के उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इम्तिहान दिया था, और एक सबक भी है सरकार के लिए कि ऐसे इस संगठित माफिया पर, पेपर लीक के माफिया पर अगर आप पहले से कार्रवाई नहीं करेंगे, हर पेपर लीक के बाद हम कोई कमेटी बना करके कहेंगे कि हमने ये 10, 20, 50 लोग पकड़ लिए, तो उससे काम नहीं चलेगा। इस माफिया की कमर आपको तोड़नी पड़ेगी। और ये केवल कोई उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये हर राज्य में ऐसा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के राज्यों में भी ऐसा होता है। राजस्थान में काफी बड़ा इशू रहा था, बहुत सारी परीक्षाएं वहां पर तो एक के बाद एक लीक हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे जुड़ी हमारी अगली खबर भी थी, हम जब उस पर बढ़ेंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसको कैसे यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी की हमने बात की, वो अभी चर्चा कर ही रही थी, इसी को उन्होंने मुद्दा बनाया, पेपर लीक को उन्होंने मुद्दा बनाया था। अब ऐसा करके आज ये बात करके, फैसला करके कि री एग्जाम होगा, आपने डिसआर्म कर दिया ऑपोजिशन को। कम से कम मुद्दा तो वो अब भी बनाएंगे क्योंकि नाराजगी तो है बच्चों में इसको लेकर के, लेकिन यह है कि आपने उनके हाथ से एक मुद्दा, उसके कम से कम धार कुंद कर दिए, ऐसा हमको लगता है। त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, ये जो नौजवान हैं, ये जो बच्चे हैं, इनकी पीड़ा बहुत जबरदस्त है। ये उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश का सबसे कड़ा कानून बनाया है नकल रोकने के लिए। ये भी जानना चाहिए कि इसी योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबसे कड़ा कानून बनाया है और
150 के आसपास लोग पकड़े गए हैं जो इस अलग अलग सॉल्वर गिरोह, और हम लोग तो अपने मतलब जब से समझ हुई है तब से देख रहे हैं कि ये गिरोह काम करता है, ये सब चीजें होती हैं, देश के हर राज्य में होती हैं। लेकिन अब सवाल इससे आगे का है, क्या पेपर लीक दोबारा नहीं होगा, ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम बन पाएगा? ये आपने पेपर रद्द कर दिया, फिर बच्चा तैयारी करेगा, फिर उसी तरह से ट्रेन में बस में लद कर जाएगा। उनकी चिंता, उनकी पीड़ा बड़ी है। वो साल 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, उस तैयारी के बाद वो पेपर लीक हो जाता है, फिर से होती है। और कई बार तो ये होता है सब कुछ ठीक हो गया तो कहीं धांधली का आरोप लग गया, सब कुछ ठीक हो गया, नियुक्ति पत्र की बात आ गई तो कहीं हाई कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मुझे लगता है ये पूरी तरह से जो रोजगार का मसला है इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है, और ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा उदाहरण बने, कोई हिम्मत ऐसी न कर पाए। ये स्वागत योग्य फैसला है। अब एक तो भर्ती कम निकलती है अब आजकल, इतने निकले और उसमें ये होने लगे। नहीं, आपने जो बात कही ना वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जब मामला आ गया और सरकार ने एक्शन ले लिया, लेकिन हमेशा कैसे हो सकता है पेपर लीक को रोकने का लीक प्रूफ एक कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। और आपने जो बात कही कि आजकल वैसे ही नौकरियां कम निकलती हैं, उसमें नौकरियों में पहले पेपर लीक हो जाए, पेपर यदि लीक नहीं हुआ है तो फिर अब इंटरव्यूज़ में गड़बड़ी होती है, फिर नियुक्ति में होती है। एक उदाहरण अभी मुझे याद है, हमारे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी ने 2006 में करीबन 5 या 6 में बिहार में एक प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था। उनका अपॉइंटमेंट लेटर अभी आया है 2006 के बाद। 2006 के बाद वो अभी यूनिवर्सिटी में 15 साल से प्रोफेसर है किसी प्राइवेट कॉलेज में। तो इसलिए बहुत सारी मैकेनिज्म के झोल हैं जिन पर भी सरकारों को काम करना चाहिए। और ये असली मुद्दे, हालांकि ये कोई मुद्दे नहीं बनाता। अभी प्रियंका जी इसलिए कर रही हैं क्योंकि यूपी में पेपर लीक को लेकर थोड़ा सा इलेक्शन को हुआ है, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे महत्वपूर्ण इश्यूज, सेंसिटिव इश्यूज को कोई बड़े तरीके से इशू नहीं बनाती। योगी जी को भी बधाई देनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने एक्शन इस पर लिया है। और आपकी बात ठीक है कि अब उसको अपोजिशन के लिए कुंद हो गया मुद्दा। नहीं, इसमें एक चीज में हालांकि प्रियंका जी, क्योंकि यूपी का आपने कहा, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग, माध्यमिक सेवा चयन आयोग, उच्चतर सेवा चयन आयोग, इन सब में धांधली होती थी और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त आंदोलन किया था। अनिल यादव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ चार्जशीट निकाली और पूरे प्रदेश का नौजवान उसके साथ खड़ा हुआ था, जुड़ा था। मैं बार बार कह रहा हूं, मुद्दे उठाते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ सरकार पर तंज कसने भर के लिए न दिखें, आप सचमुच उनके साथ खड़े दिखाई दें। और मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, जैसे मोदी जी निर्णय लेते हैं, न प्रत्याशी पता चलता है हम पत्रकारों को, न कोई फैसला पता चलता है, न मंत्रियों की सूची पता चलती है, न सरकार का निर्णय। ऐसे वाला ही आप बना दीजिए मोदी जी परीक्षा के लिए भी, जिससे कि जब रोजगार की बात आए तो वो भी लीक ना हो। जैसे आपके यहां से कुछ लीक नहीं होता तो इन आयोगों से, इन परीक्षा कराने वाली संस्थाओं से भी लीक ना हो, वो वाला मोदी मॉडल यहां भी लगेगा। अच्छा, मैं कल इस पर हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया, खूब बताया था व्यूअर्स को इसके बारे में डिटेल में। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इसका पेपर लीक हुआ था, ये जहां पब्लिश होता है, जहां प्रिंटिंग होती है, वहां से ये पेपर लीक हुआ, तो ये तो और गंभीर बात है। एक ही सेंटर में जाकर सेंटर पर जाके उसको रोकना मतलब आसान काम है, और लीक बड़े टॉप लेवल से हुआ इसका मतलब। लेकिन ये अच्छा हुआ हर्षवर्धन जी की वजह से, थोड़ा सा मुझे सुखद लग रहा है। मेरा कभी यूपी के किसी बड़ी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं सोचा था मैं ही कमजोर, मुझे लग रहा है अब कि कुछ तो मैं ये बहाना एक्सक्यूज ले सकता हूं कि घोटालों की वजह से नहीं हो पाया। तो कोई परीक्षा दी ही नहीं। अच्छा, विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। विशाल, बड़ा फैसला योगी सरकार का। सौरभ, निश्चित तौर पर ये बड़ा फैसला है क्योंकि 60,244 वैकेंसीज थी। 17 और 18 फरवरी को दो दिनों में 4 पालियों में पेपर हुए हैं, और ऐसे में 17 फरवरी की सेकंड पाली का पेपर, 18 फरवरी की सेकंड पाली का पेपर पूरी तरीके से सवालों के घेरे में था। और कल शाम को जब प्रतिनिधि मंडल ने स्टूडेंट्स के और टीचर्स ने जाकर के भर्ती बोर्ड से मुलाकात की है, इंडिया टीवी के पास भी वो सबूत मौजूद हैं जो बाकायदा व्हाट्सएप पे वायरल हुए थे। यानी कि शाम का जो पेपर था उसको बाकायदा सुबह ही सबके सामने आ गए थे, यानी कि पेपर लीक हुआ था, इस तरीके के सबूत दिए गए थे। और कल जब 10,000 से ज्यादा ईमेल्स पहुंचे हैं भर्ती बोर्ड के पास, तो भर्ती बोर्ड ने इसको न सिर्फ एग्जामिन किया है बल्कि स्क्रूटनी किया है। और उसके बाद पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजा गया कि इस तरीके के सबूत हमको मिले हैं। तो सीएम की तरफ से फैसला किया गया है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यूपी एसटीएफ को इस पूरे मामले में जांच में भी लगा दिया गया है, क्योंकि कई गिरफ्तारियां इस मामले में पहले भी हो चुकी हैं। हालांकि कोई भी गिरफ्तारी पेपर लीक के संबंध में नहीं थी, लेकिन अब चूंकि सरकार ने इस बात को माना है
कि जो सबूत दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं पूरी परीक्षा के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। तो अब से कुछ देर पहले यह फैसला लिया गया है कि यूपी पुलिस की जो भर्ती परीक्षा अब से कुछ दिनों पहले 17 और 18 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसमें करीब 50 लाख स्टूडेंट सम्मिलित हुए थे। न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि 6 लाख स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि प्रदेश के बाहर से आए थे, उन्होंने इस परीक्षा में शामिल हुए थे। तो अब सरकार की तरफ से फैसला कर लिया गया है सौरभ कि इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा, यानी कि 4 शिफ्टों में जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द किया जाएगा और 6 महीने के अंदर कठोर इंतजाम करते हुए पुलिस को, भर्ती बोर्ड को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस बार किसी भी तरीके से कोई हीला हवाली ना होने पाए और जांच भी चलती रहेगी, गिरफ्तारियां जो होंगी वो भी सुनिश्चित की जाएंगी और 6 महीने के अंदर इस भर्ती बोर्ड की परीक्षा को दोबारा कराने के निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा भी हो गया था, हमने देखा कांग्रेस पार्टी इसको उठा रही थी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज इसका खूब जिक्र किया था। देखिए, लगातार जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार इस बात को उठा रहे थे। न सिर्फ राहुल गांधी, उन्होंने वाराणसी में जब यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक स्टूडेंट को बाकायदा अपनी जीप पर बैठा लिया था और पेपर लीक का जिक्र किया था। कल अखिलेश यादव ने भी जब फिरोजाबाद में लोगों से बातचीत की पत्रकार सम्मेलन में तो उन्होंने भी इस पेपर लीक का जिक्र किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने न सिर्फ प्रयागराज बल्कि लखनऊ के भी जो विजुअल्स थे प्रोटेस्टर्स के, उनका भी जिक्र करते हुए बाकायदा ट्वीट किया, एक्स पर लिखा कि यह पूरी तरीके से गलत है। और जिस तरीके से विपक्ष ने इस पूरे मामले को उठाया था और लगातार स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लखनऊ की इको गार्डन हम पहुंच चुके हैं सौरभ, जहां पर बाकायदा स्टूडेंट का प्रोटेस्ट पिछले 48 घंटों से जारी है और स्टूडेंट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि किसी भी हाल में री एग्जाम होना चाहिए। तो री एग्जाम की इस मांग को सबूतों के आधार पर फिलहाल यूपी सरकार ने स्वीकार करते हुए न सिर्फ इस परीक्षा को रद्द किया है बल्कि यूपीएसटीएफ को जांच के साथ साथ 6 महीने के अंदर कठोर इंतजामों के साथ इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए और छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना होने पाए, ये फैसला कर लिया गया है सौरभ। क्योंकि जिस तरीके से 150 के 150 क्वेश्चन अगर मैच कर गए थे तो वो बिल्कुल साफ हो गया था कि परीक्षा का जो पेपर है वो बिल्कुल लीक हुआ है और 147 क्वेश्चन के आंसर्स थे वो भी बाकायदा उसमें मेंशन किए गए थे जो आंसर शीट छात्रों के पास आई थी, अभ्यर्थियों के पास आई थी। तो ये कहा जा सकता है कि ये बड़ा फैसला लिया गया है यूपी सरकार की तरफ से और इको गार्डन हम सौरभ पहुंच चुके हैं जहां पर छात्रों का ये आप बात कीजिए वहां पहुंचकर विशाल, वो बातचीत भी हम लोग देखें, दर्शकों को दिखाएं। जाहिर है कि अब ये छात्र जो है खुश होंगे। बड़ा फैसला देखिए योगी सरकार ने कर लिया और 6 महीने के अंदर ये कांस्टेबल भर्ती जो परीक्षा ये दोबारा कराई जाएगी। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इसमें लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, जैसे वो बता रहे थे कि शाम का पेपर था, सुबह ही लोगों के फोन पर आ गया। सॉल्वर गिरोह की बात अभी बता रहे थे त्रिपाठी जी, मतलब बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड गिरोह है। देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है योगी सरकार के लिए एक बहुत असहज स्थिति है। 6 साल हो गए योगी सरकार को वहाँ पर, और योगी जिस तरीके से प्रशासक, कठोर प्रशासक माने जाते हैं कि उनके इसमें किसी तरह की घटना नहीं घट सकती। मुझे लग रहा है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शर्मिंदगी का सबब जरूर बनेगा चुनाव के समय, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर परीक्षाएं लीक हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तगड़ा आरोप अशोक गहलोत के ऊपर लगाया था और उसका खामियाजा अशोक गहलोत सरकार को भुगतना पड़ा था कि जिस तरह से परीक्षा पेपर लीक हो रही थी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो व्यापम का एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार के संग जुड़ा रहा है। तो मुझे लग रहा है जब पुराना इतिहास जितना रहा है तो उसके बाद सरकार को सतर्क होना चाहिए था। लेकिन जिस स्तर पर सरकार ने निर्णय लिया है कि तुरंत परीक्षा निरस्त कर दी, फिर से परीक्षा 6 महीने के अंदर होगी, मुझे लग रहा है बताता है कि सरकार का प्रयास ईमानदार है और इस मामले में योगी आदित्यनाथ की जो गुडविल बनी हुई है, निश्चित रूप से इसके अंदर जो अपराधी होंगे योगी सरकार उन्हें जरूर तुरंत पकड़ेगी। मुझे लगता है कि अच्छा सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है कि विद्यार्थियों की जो मांग थी परीक्षार्थियों की निरस्त किया जाए, फिर से परीक्षा कराया जाए, वो मान ली गई है। अब वहां छात्रों के बीच में हमारे सहयोगी पहुंचने वाले हैं, तो अब वो क्या कह रहे हैं, इस फैसले से संतुष्ट हैं, खुश हैं, उनकी बातचीत भी आपको दिखाएंगे। तो बड़ा फैसला यूपी में योगी सरकार ने किया है। भर्ती की जो पर्चा लीक हो गया था वो इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा और अब ये चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा शायद बनता, अब इसका उतना प्रभाव शायद ना रहे। बात करेंगे आगे भी, देखते रहिए आप कहानी खुशी।